करीब 9 साल की एक लड़की अपनी माँ की जो है इंतज़ार कर रही थी। दरअसल इस घर में सिर्फ़ 2 ही सदस्य रहते हैं, एक माँ और एक बेटी। बेटी की उम्र लगभग 9 साल के आस-पास है और माँ की उम्र लगभग 33 साल के आस-पास। बेटी रोज़ स्कूल जाती है और माँ अपनी ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी से उस रात नहीं आई थी, इसलिए लड़की परेशान थी थोड़ा-सा। जैसे-जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वक़्त बढ़ रहा था, वैसे लड़की का सब्र का बाँध जो है वो टूट रहा था कहीं न कहीं। आखिरकार रात को लगभग 1-2 बज जाते हैं, लेकिन माँ वापस नहीं आती है। फिर लड़की जो है रात को 1-2 बज जाता है जब, तो देख-देख कर बहुत ही परेशान-सी हो जाती है, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ घर के आस-पास पड़ोसियों के घर तक पहुँच जाती है। और वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर पड़ोसी भी आते हैं थोड़ी देर बाद और लड़की से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान सी लग रही हो? क्यों रो रही हो? तो लड़की बताती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आज मेरी माँ वापस नहीं आई घर पे, हर रोज़ आ जाया करती थी। तो पड़ोसी उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मैं खोजने की जो है तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग करेंगे। और कुछ टाइम तो मुझे खोजते भी हैं लेकिन कुछ संपर्क नहीं हो पाता है। और फिर कहते हैं कि अभी तो नहीं संपर्क हो पाया है लेकिन दिन निकलने दो, सुबह होने दो, फिर देखेंगे कि कहाँ पे हैं। और धीरे-धीरे लड़की को रात भर नींद नहीं आती, खाना भी नहीं खाती है, काफ़ी परेशान-सी रहती है, बेचैनी-सी हो जाती है उसको। क्योंकि घर में 2 ही सदस्य हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर किसी को परेशानी होती है इसे देखकर। तो उस रात लड़की सो नहीं पाती है ठीक से लेकिन फिर भी सुबह हो जाता है और सुबह जब हो जाता है तो पड़ोस की एक औरत जो है वो वापस आती है और कहती है मतलब उनके घर वालों को जो है सूचना दी जाती है यानी कि उनके ननिहाल वालों को ये सूचना दी जाती है कि आपकी जो बेटी है या इसकी माँ है वो नहीं मिल रही हैं, शायद कहीं पे गुम हो गई या क्या हुआ। तो ननिहाल के लोग भी खोजते हैं उसे बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं। आखिरकार महिला मिलती तो है लेकिन ऐसी हालत में मिलती है कि शायद ये कह पाना भी मुश्किल हो जाता है, वो महिला एक कंकाल के रूप में मिलती है। यानी कि महिला जो है वो मर चुकी थी। जब पता चलता है कि महिला की जो है रेप करके हत्या कर दी गई है, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के डॉक्टर की रेप करके हत्या कर दी जाती है। पूरे देश में लोग जानना चाहते हैं आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ। ठीक है, वैसे ही इस 9 साल की बच्ची की माँ को भी जानना चाहते हैं लोग कि कैसे हुआ, क्यों हुआ? हर कोई यही जानने की जो है इच्छुक है, हर कोई यही जानना चाहता है। तो इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस 9 साल की बच्ची की माँ के साथ क्या हुआ? नमस्कार, मैं कमलेश आज की जो सच्ची घटना आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस घटना है ये उत्तराखंड प्रदेश की, एक जिला है ऊधम सिंह नगर। और ऊधम सिंह नगर के जिले में एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 33 साल की एक नर्स रहती है और नर्स के 30 जुलाई 2024 को वहाँ उस शाम ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाती है। दरअसल वह नौकरी करती थी उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर में एक हॉस्पिटल के अंदर और इसका जो घर है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के शहर में बिलासपुर और उसी के एक इलाका है डिबडिबा। दरअसल इन दिनों की जो दूरी है रुद्रपुर और डिबडिबा की लगभग 19 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी इसकी। महिला रोज अपने घर से जाती और जाने के बाद वापस शाम को ड्यूटी करने के बाद अपने घर चली आती थी। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब 30 जुलाई 2024 को वो वापस नहीं आती है। वापस क्यों नहीं आती है? और इसे घर वालों को नहीं पता होता है मतलब उसकी जो उस बेटी की जो माँ होती है, मौसी होती है, वो जब उसे पता चलता है तो वो लोग थोड़े 1-2 दिनों के बाद वो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर कंप्लेंट लिखते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसमें जो है इस केस को लेना चाहिए था उस तरीके से पुलिस जो है वहाँ पर कुछ भी इतना सीरियसली नहीं लेती है। और इसी के कारण वहाँ पर काफ़ी मतलब दिन लग जाते हैं, करीब 8 तारीख को जाकर जो है कुछ मिलता है पुलिस वालों को। लेकिन उससे पहले जो मौसी उसकी थी वो जिस-जिस रास्ते से उसकी माँ जाती थी उन लोगों को पता था कि किस रास्ते से आती हैं, किस रास्ते से जाती हैं। तो वहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं, कई जगह तलाश भी करते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। जिस वजह से वो काफ़ी मायूसी-सी भी छा जाती है, पूरे घर में मातम-सा हो जाता है क्योंकि एक 9 साल की बच्ची है और उसकी माँ गुमशुदा हो गई है। तो कुछ दिनों बाद पुलिस का फ़ोन आता है कि मुझे यहाँ पर
एक जो बिलास नगर था वहां पर बोला जाता है कि यहाँ पर मुझे एक लाश मिली है, जो कि हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव की, मतलब जिनकी आप खोज कर रहे हैं उनकी हो सकती है। तो उसकी मौसी कहती है ठीक है हम लोग आ रहे हैं वहां पर, और वो लोग वहां पर के लिए निकल जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं तो कुछ कुछ लगता है कि मतलब ये वही है, क्योंकि वो शरीर जो मिलता है वहां पर जाकर देखती हैं तो बिल्कुल कंकाल हो चुका था। और पुलिस वालों का ये भी कहना था कि शायद इस लाश को सड़ाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। और फिर कपड़ों से और कुछ सामान से पहचान होती है कि हाँ ये वही है। और वहां पर जो है उनके जो घर वाले रिलेटिव थे, उनके ननिहाल के थे, वो काफी गुस्सा भी होते हैं इस बात को लेकर। लेकिन पुलिस वाले जो है उन्हें डरा कर धमका कर और चुप करा देते हैं वापिस, क्योंकि वो थोड़ा गरीब घर के थे इसलिए वो डर भी जाते हैं। और इस मामले को जितना सीरियसली लेना चाहिए था उतना सीरियसली जो है नहीं लिया जाता है। लेकिन फिर पता लगाया जाता है कि आखिर ये किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ। तो उनका फ़ोन नंबर काफ़ी दिनों से ट्रैकिंग पर लगाया जाता है और पता चलता है कि फ़ोन का अभी तो स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब बंद आ रहा है, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रहा है कि आखिर इसने जो है ये किसने किया, कैसे किया। फिर वहाँ के करीब 500 सीसीटीवी कैमरे के जो हॉस्पिटल से और यहाँ रुद्रपुर के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन्हें खंगाला जाता है। करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक सीसीटीवी में वो महिला जो है एक ई-रिक्शा में जाते हुए दिखाई पड़ती है। और ई-रिक्शा में जाने के बाद वो उस रास्ते पर, एक सुनसान रास्ते पर उतरती है। वहां से जब वो निकलती है तो एक व्यक्ति को बाइक लिए जो है, अनजान व्यक्ति को वहां पर देखा जाता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। और इसी के आधार पर जो है काफी खोज भी की जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो मिल नहीं पाता है। और फिर धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं तो एक दिन वो नंबर जो है ट्रैकिंग पे आ जाता है कि मतलब ये नंबर अभी चालू हुआ है और उस फोन में कोई किसी ने जो है सिम लगाया है। फिर उस सिम पर जब पुलिस वाले कॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक महिला उठाती है और वो महिला कहती है कि हाँ हमारे पास ये सिम है। हमारे मुझसे मुझसे पूछा जाता है कि मतलब ये मोबाइल आपको कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि हमारे पति ने जो है लाकर दिया मुझे। फिर वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस हमारे घर पर जो है वो आ सकती है। तो फिर वो अपने जाकर पति को बताती है कि कहीं न कहीं ये फ़ोन कहाँ से आया, मतलब पूछताछ करती है। तो वो सुनकर तुरंत से हैरान रह जाता है और वहाँ से जो है अपनी बीवी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो है वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है। करीब राजस्थान में चला जाता है। फिर वहाँ पर जाने के बाद पुलिस को काफ़ी मशक्कत के बाद उसकी जो है लोकेशन फिर ट्रेस कर पाते हैं और वहाँ पर जाकर उसे पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है कि मतलब तुमने ये कैसा हुआ, ये फोन कहाँ से आया। पुलिस केवल यही जानने की कोशिश कर रही थी कि ये फोन जो है तुम्हारे पास कहाँ से आया। लेकिन वो घटना वहां पर कुछ और हो जाता है और उसे जो है वो जब पूछताछ करती है पुलिस, तो वो एक कहानी के माध्यम से जो है कहानी सुनाता है पुलिस वालों को और कहता है कि मैं वहां से जब गुजर रहा था तो मेरी जो है नजर इस पर पड़ती है और मैं वहां पर एक चोरी के इरादे से गया था कि इसके पास जो भी सामान है या फोन होगा वगैरह जो भी कुछ होगा वो मैं चोरी करके यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पर जाता हूँ, मतलब वो कहता है कि जब मैं वहां पर जाता हूँ तो फोन वगैरह सारी चीजें वहां से लेता हूँ। लेकिन उसे उसी बीच उस नर्स से जो है, वो नर्स काफी अच्छी खासी थी, मतलब तगड़ी थी, तो उसे थोड़ा सा बहुत हाथापाई हो जाता है। और हाथापाई के बाद ये जो आदमी था वो एक मजदूर करता था एक कंपनी में, उसके खिलाफ और भी एक दो केसेस जो है लगे हुए थे उसके ऊपर चोरी के मामले में। और फिर वो कहता है कि मुझसे जो है उससे हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान उससे जो है एक पत्थर पे पटक देता है। पटकने के बाद उसकी जो है बेहोशी हालत हो जाती है और वो अब इस हालत में नहीं थी कि उसके खिलाफ जो है वो लड़ सके, उससे लड़ सके। फिर उस मजदूर की जो है, जो आदमी था, उसकी नीयत बिगड़ जाती है उसे देखकर और वहां पर कुछ इस तरीके से वारदात करता है कि उसे रेप करके, और फिर सोचता है कि अब ये हमारी इसने जो है हमारा फेस देख लिया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे खिलाफ जाकर गवाही दे दे या ऐसा कुछ हो जाए। तो उसको वहीं पर उसकी दुपट्टे से गला घोंटकर जो है मार देता है और मारने के बाद वहां से उसकी फोन लेकर और वहां से फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस केस में ये लगता है, मतलब अभी तक ये तो पता नहीं चला कि केमिकल का इस्तेमाल हुआ था या क्या हुआ था। ये तो अभी फिलहाल के लिए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस माहौल को जो है, इस केस को उस तरीके से नहीं लिया जाता जिस तरीके से डॉक्टर टेनी का जो है केस वहां पर चल रहा था और उसके लिए लाखों लोग आवाज उठा रहे हैं। और इसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से हैं। इनके खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके खिलाफ आवाज उठा सके। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी है वो भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि ये इसमें कोई पॉलिटिकल राजनीति नहीं है। क्योंकि आजकल के मीडिया वाले हम सब देखते हैं कि वो केवल जहां पर
आवाज उठाते हैं जहां पर पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं था, हर कोई मतलब गरीब आदमी थे, ये लोग गरीब घर से थे, गरीब परिवार से थे। और उस बच्ची को अभी तक ये पता नहीं है कि हमारी माँ वापस आएगी भी या नहीं आएगी, हमारी माँ मर चुकी है या क्या हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस परिवार को भी न्याय मिलेगी, उसके खिलाफ भी अब कोई ना कोई आवाज उठाने वाला रहेगा। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी और ऐसे ही दुखद घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।